अग्निवीर के अंदर में 17-18 साल का बच्चा आज भर्ती कर रहा है, वो भी जेनजी है। अच्छा। जिसके अंदर नेशनलिज्म है, जो आर्मी के साथ खड़ा है, तो वो हमारा रियल जेनजी है जो बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश की रखवाली कर रहा है। ना कि 43 ईयर की वो महिला जो अपने आप को जेनजी बोल करके बहती गंगा में हाथ धो के इस टाइप के स्टेटमेंट्स पास कर रही है। आपके टैक्स के पैसे से आप एमएलए, एमपी, काउंसलर की भी सैलरी देती हो, तो जो तुम्हारे घर के सामने टूटी हुई सड़क है ना, उसको जाके वीडियो बनाओ। अगर हिम्मत है तो इंडियन आर्मी भी कुछ बोलती नहीं है, तो आप कुछ भी टिप्पणियां दे देते हो। अपने एमएलए, एमपी, काउंसलर के सामने जाकर के उसके घर के सामने वीडियो बनाओ कि मेरी घर की सड़क टूटी हुई है, मेरा सीवर खराब है, तब मैं मानूं कि आप असल में जेनजी हो। उनको ये लग रहा है कि भारत को नेपाल बना देंगे। हर एक चीज के अंदर में एंटी नेशनल कमेंट्स पास करो, बोलो जेनजी ने करा है, जेनजी सत्ता पलट कर देगा, जेनजी आर्मी के अगेंस्ट में, सिस्टम के अगेंस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है। आज का जेनजी बहुत अवेयर है और आज का जेनजी बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक भी है। भारत का जेनजी नेपाल का जेनजी नहीं है। हम लोग अपनी बात किस तरह, कब, कैसे, कहाँ रखनी है, किस मुद्दे को उठाना है, हमको पता है। नमस्कार, राजतरंग में आपका स्वागत है। देखिए, अभी आपने देखा होगा एक लद्दाख की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला अपने आप को जेनजी बताती है और इंडियन आर्मी को किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है। केवल किस लिए? क्योंकि इंडियन आर्मी ने उस कुछ समय के लिए उसकी गाड़ी रोक दी। वहाँ पर जो रास्ता था, जो आगे जाने वाला था, वो किसी कारणवश रोक दिया गया, जो कि आम बात है। इंडियन आर्मी का, क्योंकि सेंसिटिव क्षेत्र है वो, वहाँ पर इंडियन आर्मी का दायित्व बनता है कि अगर कोई भी वहाँ पर समस्या होगी या कोई भी इंडियन आर्मी का काफिला जा रहा हो, तो वहाँ पर इस प्रकार की बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। लेकिन आप लोगों ने देखा किस प्रकार वो महिला जो है वो इंडियन आर्मी को जो शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद अपने आप को जेनजी बता करके ये जो अभद्रता करते हैं इंडियन आर्मी के साथ। हमारे साथ सोनाक्षी जी मौजूद है। सोनाक्षी जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मुझे कहना है कि जिसने ये स्टेटमेंट दिया है वो खुद ही एक जेनजी नहीं है। अच्छा। और जेनजी ने अपनी पावर दिखा दी कि आप जेनजी का नाम ले करके इस टाइप के कमेंट्स पास कर रहे हो, जेनजी का नाम बदनाम करने के लिए। और एक दिन में जेनजी ने पता लगा दिया कि असलियत में वो जो महिला है वो जेनजी नहीं, वो बूमर है 43 इयर्स की। एंड जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश में आरएसएस के जो हेड है मोहन भागवत जी, वो ओपनली बोल रहे हैं कि जेनजी से ज्यादा नेशनलिस्टिक, ज्यादा राष्ट्रवादी और कोई जनरेशन आई ही नहीं है। तो इस टाइप के बयान अपने आप दिखा देते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल जो ओपिनियंस है, भले वो पॉलिटिकल हो या वो एंटी नेशनल हो या आर्मी के अगेंस्ट में हो, उसको वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, कि जेनजी के ऊपर थोप दो। अच्छा। तो वो ये कर रही है। उनको ये लग रहा है कि भारत को नेपाल बना देंगे। हर एक चीज के अंदर में एंटी नेशनल कमेंट्स पास करो, बोलो जेनजी ने करा है, जेनजी सत्ता पलट कर देगा, जेनजी आर्मी के अगेंस्ट में, सिस्टम के अगेंस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है। आज का जेनजी बहुत अवेयर है और आज का जेनजी बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक भी है। लेकिन देखिए, ये कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला, क्या ये एक ट्रेंड बन चुका है? जिस प्रकार जंतर मंतर पर इंडियन आर्मी, पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से अभद्रता की गई, पत्थरबाजी की गई, तो वही चीज़ आज देश के अंदर अगर किसी को वायरल होना हो या किसी को अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाना हो कि भाई हम कुछ रखते हैं दम, तो वो इस प्रकार से इंडियन आर्मी और पुलिस को टारगेट करेगा तो हो जाएगा वायरल। देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे पिछले 20 साल से एक 55 ईयर का आदमी युवा नेता है। अच्छा। जहाँ पे एक्चुअल युवा को कभी पॉलिटिक्स में आने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 55 साल का आदमी नेता बन के बैठा हुआ है युवाओं का। तो उस देश के अंदर में युवाओं को पहली बार अपनी वॉइस रखने का मौका मिला और सरकार ने उसका संज्ञान लेके उस पर एक्शन भी लिया। बट ऑब्वियसली हर एक प्रोटेस्ट के अंदर में कुछ ना कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो इस टाइप के कमेंट्स करते हैं, इस टाइप के एक्शंस करते हैं। एंड एज अ यूथ, एज अ जेनजी, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। और जो वहाँ पे बाकी क्राउड थी वो भी सपोर्ट नहीं करते। अगर आप देखिए, बहुत पॉजिटिव भी वहाँ से रिएक्शन आए हैं, जहाँ पे बहुत सारे यूथ ने आर्मी वालों को, पुलिस वालों को रोज, चॉकलेट्स वगैरह दी है, उनके साथ में रील्स बनाई है, फोटोज खींची है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टिव एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो स्पेसिफिकली वहाँ पे पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे, उनकी वजह से हम पूरे के पूरे एक जनरेशन को ब्लेम कर दे। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको माफ कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी कि प्राइम मिनिस्टर भी अपने देश के युवा के साथ में खड़ा है। जब अग्निवीर के अंदर में 17-18 साल का बच्चा आज भर्ती कर रहा है, वो भी जेनजी है। अच्छा। जिसके अंदर नेशनलिज्म है, जो आर्मी के साथ खड़ा है, तो वो हमारा रियल जेनजी है जो बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश की रखवाली कर रहा है। ना कि 43 ईयर की वो महिला जो अपने आप को जेनजी बोल करके बहती गंगा में हाथ धो के इस टाइप के स्टेटमेंट्स पास कर रही है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से उस महिला ने अभद्रता की है, आर्मी वालों का मैं पेशेंस का मानना चाहूँगा कि किस प्रकार वो अभद्रता कर रही है और आर्मी चुपचाप सुन रही है, समझा रही है, परंतु वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो कहती है कि हमें रास्ता दो, खोल दिया जाए रास्ता। तो मतलब ये क्या माइंडसेट लेकर के लोग चल रहे हैं आज के टाइम में?
देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, सबको दिख रहा है कि आप फोन निकाल लीजिए, फ्लैश लाइट ऑन करिए, कैमरा दिखाइए और अपनी बात मनवा लीजिए, सामने वाला आदमी झुक जाएगा। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी जो पाकिस्तान, चाइना के आगे नहीं झुकी, आपको लगता है वो इस टाइप के एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स सामने झुक जाएगी? एक महिला जो इस टाइप के एंटी नेशनल टिप्पणियां दे रही है, आज उसको सोशल मीडिया पे घेर लिया गया तो वो माफी मांग रही है। जो उसने वहां खड़े होकर स्टेटमेंट दी थी वो उसके दिल की बात थी, वो उसका सच था। और ये जो अब माफी मांग रही है, ये सोशल मीडिया का प्रेशर है जो जेन ज़ी ने उस पर डाला है कि हम एंटी नेशनल नहीं है, आप इस टाइप की स्टेटमेंट्स हम पे नहीं थोप सकते हैं। जेन ज़ी कभी भी किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ में नहीं खड़ा होगा और उन्होंने दिखा दिया। तभी देश का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, सब लोग जेन ज़ी के साथ में उनकी बात सुन रहे हैं। वरना क्यों सुनते अगर जेन ज़ी एंटी नेशनल होता तो? भारत का जेन ज़ी नेपाल का जेन ज़ी नहीं है। हम लोग अपनी बात किस तरह, कब, कैसे, कहाँ रखने, किस मुद्दे को उठाना है हमको पता है। हमारे मुद्दे एजुकेशन से रिलेटेड है जिसपे काम हो रहा है, क्योंकि जेन ज़ी वो जनरेशन नहीं है जो कहेगा कि हो जाएगा, देखा जाएगा, चलता है। वो जो 43 इयर्स की महिला है ना, वो उसकी जनरेशन है जिनको ये सब चल रहा था। आज जेन ज़ी अगर अपने मुद्दे उठा रहा है, उसको पता है मुद्दे कैसे उठाने हैं। जंतर मंतर पे इतने दिन प्रोटेस्ट चला, कितने दिन वॉयलेंस हुआ? सिर्फ एक दिन पे जैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स आए उस प्रोटेस्ट के अंदर, उसके बाद तो नहीं हुआ किसी दिन इस टाइप का वॉयलेंस। तो वो वॉयलेंस भी इसी महिला जैसे लोगों ने आके किया है वहां पे, जिनको कभी भी अपनी बात रखना आया ही नहीं, और जब उनके सामने ऐसे माइक कैमरा आता है तो उनकी असलियत सामने आ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए देश के अंदर इस प्रकार के जो लोग, देखिए क्यों कहूँगा मैं कि जो अपने आप को जेन ज़ी बता करके देश का अपमान कर रहे हैं, हमारी आर्मी का अपमान कर रहे हैं, आखिर सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। इसमें कहीं ना कहीं जो जनरेशन है, यूथ, जेन ज़ी जिसको बोला जाता है, वो तो बदनाम हो ही रही है ऐसे लोगों की वजह से। लेकिन ऐसे लोगों का क्यों इलाज नहीं किया जा रहा? जहां एक और आपने देखा होगा जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार गालियां दी गई, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर माफ कर दिया। चलिए हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इसका इलाज क्या है? इसका कंट्रोल क्या है? मतलब एक जेन ज़ी होते हुए आप क्या मांग करेंगे सरकार से कि इस प्रकार के जो लोग कर रहे हैं इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, एक हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज से 10-11 साल पहले तक युवाओं के हाथ में फ़ोन नहीं होते थे, और अगर फ़ोन थे तो वो स्मार्टफोन नहीं थे, और अगर स्मार्टफोन होते थे तो इंटरनेट नहीं था। ये डिजिटल रेवोल्यूशन मोदी जी लेकर आए हैं, और बाकी जितने भी देश है उसके अंदर इस टाइप का डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल इंडिया नहीं आया। डिजिटल इंडिया भारत में आया है, तभी आज भारत का जो युवा है, जो 2nd क्लास का बच्चा भी आज कोविड टाइम में अपना टैबलेट या फ़ोन के ऊपर क्लास लेता है ऑनलाइन, वो भारत में मुमकिन हुआ। बाहर किसी देश में वो चीज पॉसिबल नहीं थी। तो अगर मोदी जी डिजिटल इंडिया लेकर आए हैं, इंडिया को इतना डिजिटाइज करा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉलिसीज के अंदर में चेंज लाएंगे, क्योंकि और किसी ने आई थिंक एंटिसिपेट करा ही नहीं है। इट इज कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। बाकी देश अभी तक हमसे बहुत पीछे छूट गए हैं इस रेवोल्यूशन के अंदर, और हम उन सबसे आगे हैं। तो भारत के अंदर में मेरे प्रधानमंत्री से, जो मेरे मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है, उनसे यही गुजारिश है कि AI इज a new problem that we are tackling with. It is a power, it is also a problem. Similarly, smartphones को आप किस तरह से चीज़ें यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वो भी एक पावर है, वो भी एक प्रॉब्लम है। उसको टैकल करना पड़ेगा बिना लोगों की पावर को कंट्रोल करे या उनकी पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो हमारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट इस चीज़ के ऊपर कुछ पॉलिसी लेकर आए जिसकी वजह से लोगों के राइट्स और रेगुलेशन ना वायलेट हो, बट साथ ही साथ एक सिस्टम बने कि जो इस टाइप के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके कुछ एक्शन लिया जाए। बिकॉज इंडिया में साइबर क्राइम के लॉज बहुत वीक है। मैं आपको अपने एग्जाम्पल बताती हूँ। CA के टाइम पे मैं CA के सपोर्ट के अंदर में बहुत एक्टिवली बोल रही थी। तब मैं आई थिंक कॉलेज 1st-2nd ईयर में थी, और मेरा नंबर, मेरा फोटो वगैरह किसी ने सब जगह वेबसाइट्स पर डाल दिया। उस केस को 3 साल लगे और कल्प्रेट नहीं मिला। अच्छा, आज तक कल्प्रेट नहीं मिला कि किसने मेरा फोटो, मेरा नंबर लीक करा था सब जगह पे। तो दिस इज ए फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम जिसको हमें कैसे टैकल करना है वो देखना पड़ेगा। सरकार ऑब्वियसली उसके लिए पॉलिसी बनाएगी, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा होगा, लेकिन ये चीज़ समझनी पड़ेगी आज के यूथ को भी कि अगर सोशल मीडिया पावर है तो उस पावर को कैसे पॉजिटिवली यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टिव मैनर में, ना कि डिस्ट्रक्टिव मैनर में। तो यहीं पर जो आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जब उस 43 ईयर की महिला ने बोला कि मैं जेन ज़ी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ,
तो एक दिन लगा पूरे सोशल मीडिया पे जेनजी को पता लगाने में कि वो जेनजी नहीं है, वो 43 इयर्स की महिला है, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, सब पता लगा दिया जेनजी ने। अब बात ये आ रही है, माफ़ी मांग रही हैं, रो रही हैं, टीवी पर आकर के कह रही हैं कि भाई मैं इंडियन आर्मी के समर्थन में हूँ और इंडियन आर्मी की वजह से ही हम रह पाते हैं, सो पाते हैं। देखिए उस समय वहाँ पर ध्यान नहीं गया था उस महिला का कि जिस समय वो आमने सामने इंडियन आर्मी का अपमान कर रही थी। अब आकर के वो महिला जो दिखा रही है, क्या ये केवल दिखावा है उसका या क्या लग रहा है आपको? देखिए जो भी लोग आर्मी में सर्व करते हैं उनको और उनके फैमिली को मेरा सैल्यूट है। आई एम वेरी प्राउड कि इंडिया के अंदर में ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को पैदा करती है, पालती है और उसके बाद में उनको वतन के हवाले कर देती है। आज भारत का जब झंडा लहराता है तो वो हवा नहीं होती, वो हर एक उस माँ के बेटे की आखिरी सांस होती है जो उस झंडे को हमेशा लहराता हुआ छोड़ती है। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो उन माओं को हमारा नमन है। और अगर आप इस टाइप की टिप्पणियां दे रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, तो वो इंडियन आर्मी नहीं, वो उस माँ के संघर्ष और उस माँ के बलिदान के ऊपर में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो एज एन इंडियन यू शुड इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर ओन कि आप कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि शायद से उनके खुद के घर से कोई इंडियन आर्मी में गया नहीं होगा, किसी ने बलिदान नहीं दिया होगा, किसी का बेटा वतन के सरहद पे जाके शहीद नहीं हुआ होगा, इसीलिए वो ऐसी टिप्पणी दे रही है आज। अच्छा, एक बात और बोली थी उस महिला ने कि हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से इंडियन आर्मी को सैलरी मिलती है। मतलब क्या दिखाना चाह रही है कि टैक्स दे रहे हो, क्या लगता है कि टैक्स दे रहे हो तो आपका अधिकार हो जाता है इंडियन आर्मी पे कि आप जो चाहेंगे इंडियन आर्मी आपके लिए वो करेगी? भाई एक सुरक्षा का सवाल भी तो हो जाता है कि भाई आप केवल ये थोड़ी ना होता है कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो क्या इंडियन आर्मी आपकी गुलाम होगी? आपके टैक्स के पैसे से आप एमएलए, एमपी, काउंसलर की भी सैलरी देती हो, तो जो तुम्हारे घर के सामने टूटी हुई सड़क है ना उसको जाके वीडियो बनाओ। अगर हिम्मत है तो इंडियन आर्मी भी कुछ बोलती नहीं है तो आप कुछ भी टिप्पणियां दे देते हो। अपने एमएलए, एमपी, काउंसलर के सामने जाकर के उसके घर के सामने वीडियो बनाओ कि मेरी घर की सड़क टूटी हुई है, मेरा सीवर खराब है, तब मैं मानूं कि आप असल में जेनजी हो। हाँ, मतलब देखिए किस प्रकार की ये बात जो चल रही है देश के अंदर, कहीं ना कहीं युवाओं को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है। देखिए हमारे देश का युवा, चाहे जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो, उसके अंदर भी देखने के लिए मिला कि उसमें भी बहुत सारी पार्टियों के लोग सामने आए हैं, ना कि जेनजी वहाँ पर देखने के लिए मिला। बहुत कम चुनिंदा लोग थे जो नीट के बच्चे थे, जो नीट के एग्ज़ाम वाले थे, उनको तो वहाँ मंच भी साझा नहीं करने दिया गया। तो ऐसे लोग जो ये हमारी जनरेशन्स को जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए सौरभ दास हो, ये इस प्रकार के जो नेता बन के आए हैं नए, जो अपने आप को युवाओं का नेता बता रहे हैं, क्या ये सच में युवाओं के नेता हैं या फिर किसी पार्टी के फंडेड? क्या आप क्या देखते हैं? मतलब एक ओर से इन्हें कहा जा रहा है कि भाई किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, फंडिंग इनको मिल रही है, दूसरी ओर से ये अपने आप को दर्शाना चाह रहे हैं कि हम छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए उस प्रोटेस्ट के अंदर में युवा था और बहुत बड़ी संख्या में युवा था, मेजॉरिटी युवा था। लेकिन जैसे प्रोटेस्ट पॉलिटिसाइज होनी स्टार्ट हो गई, युवा वहाँ से जाना बंद हो गया। क्यों? उसका रीजन क्या है कि युवा वहाँ क्यों जा रहा था? कि युवा को आवाज़ उठानी थी, युवा को लगा हमको मंच मिलेगा। आपने मंच पे युवा नहीं बुलाया, आपने बुलाया एक नंबर के लेबल लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट अरुंधति रॉय जैसे लोग, कुणाल कामरा जैसे लोग, जो स्टेज पे आकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे और नाम रहेगा बस अल्लाह का, इस टाइप के स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। नीट के बच्चे की तो बात ही नहीं हुई, छात्र की बात ही नहीं हुई। डेलीगेशन में 2 लोग गए, दोनों ने नीट का पेपर नहीं दिया। तो ये मुद्दे युवा देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा नहीं देख रहा, जेनजी देख रहे हैं। मेरे पास भी फोन है, मैं भी पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे लगी रहती हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है, युवा देख रहे हैं सब कुछ। अभी सौरभ दास की एक वीडियो, सौरभ दास ने वीडियो बनाई थी, पता लगा होगा आपको कि वो दिल्ली के एक स्कूल में जाते हैं जहाँ पर वो दिखाते हैं कि बदहाली स्कूल की, और जब निकल के आती है चीज़ें कि वो वीडियो क्यों डिलीट करा, कुछ पता है उसके बारे में? उससे मैं आपको बेहतर वीडियो बताती हूँ, मैंने आज ही देखा। अभी जो डिपके का वीडियो था, वो एक स्कूल में जाते हैं, स्कूल के अंदर बच्चे कम थे, छात्र कम थे, और उन्होंने पूरा मीडिया का वहाँ पे पूरा टोली बुला ली थी अपनी दिखाने को कि मैं छापा मार रहा हूँ, देखो कितना कुछ है। तो किसी दूसरे स्कूल के बच्चे लेके वहाँ बिठा दिए। वो तो वहाँ के किसी गाँव वाले ने बोल दिया कि अरे ये स्कूल के बच्चे नहीं है, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। तो ये तो असलियत है। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स है। आप मुद्दे उठाओ, मोर देन वेलकम भाई। जेनजी जेन अल्फा के साथ खड़ा है, आप मुद्दे उठाओ, हम भी आवाज उठाएंगे कि भाई हमारे घर के पास वाले गवर्नमेंट स्कूल में ये फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज लेकर आओ। लेकिन आप उस चीज को पॉलिटिसाइज कर
रहे हो। सीजेपी प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वहाँ पे छात्र नहीं, वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स ने आवाज उठाई थी। क्यों? क्योंकि ये वही मानसिकता है जिसमें 55 ईयर के एक बूमर आदमी को आप जेनजी और युवा नेता लेबल कर देते हो। तो क्या लगता है, जैसे अभी अभिजीत दीपके ने कहा है कि भाई जंतर मंतर 2 होगा, तो लग रहा है कि देश का जनजी समर्थन करेगा अब इनका? डिपेंड करता है कि किस मुद्दे पे कर रहे हैं, क्योंकि अब मतलब देश का जो जेनजी है ना, वो जेनजी अब आपसे उल्लू नहीं बनेगा। अच्छा, हमको समाधान चाहिए था, समाधान मिल गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट लग गया, एनटीए पूरा आपका रिशफल हो गया, हमको मिल गया। अगर आप लेजिटिमेट इशू उठाओगे ठीक है, अगर हर चीज़ आपको लगी, हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दो, हर चीज़ पे सरकार को गाली दे दो, हर किसी का रेजिग्नेशन मांग लो, तो देश का युवा जेनजी उनका साथ नहीं देगा। बट हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसमें कहीं ना कहीं देश के युवा को भी आगे आकर के वो अपनी मांगे, अपनी चीज़ें बोलनी पड़ेगी, वरना इसी टाइप के कहते हैं ना अपॉर्चुनिटिस्ट लोग जो बहती गंगा में हाथ धोने आ जाते हैं, वो लोग आ करके हमारे मुद्दे, हमारी वॉइस को कैप्चर कर लेंगे, स्टील कर लेंगे। क्योंकि पहले भी यही होता आया है, कितने साल से यही होता आया है कि देश की जनता की आवाज़ सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उस मुद्दे के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना हक बता के बैठ जाती कि ये तो भाई हमारा मुद्दा है, हम दिलाएंगे। राहुल गांधी जो अपने आप को युवा नेता बोलते हैं, जब नीट के छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे वो कहाँ थे इतने दिन? आखिरी दिन ही क्यों आए प्रोटेस्ट करने? क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था, अच्छा फोटो वीडियो बन जाता, अच्छी सुर्खियां मिल जाती। तो नीट को लेकर के, एनटीए को लेकर जो सरकार ने डिसीजन लिया है वो यूथ की वजह से लिया है, कि यूथ ने अपनी आवाज रखी, ना कि राहुल गांधी और उनकी तरह बाकी नेताओं की वजह से जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम ये विक्ट्री लेकर आए हैं। जिस तरह हमारे देश की आज़ादी के ऊपर अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे गया है 15 तारीख को, जिस तरह से देश की आज़ादी के ऊपर 2-3 लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस आज़ादी के अंदर आपके मेरे जो जनरेशन से जो पहले के लोग थे हमारे परिवार के, उनका भी कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने भी हमको आज़ादी दिलाई है, उनकी बात क्यों नहीं होती है? वो बात तो मोदी जी ने करी ना, कि हर एक गांव का वो छोटा छोटा फ्रीडम फाइटर का भी नाम सामने आए, वो भी तो कंट्रीब्यूटर है आज़ादी के अंदर में। तो वो मानसिकता आज़ादी के समय से चल रही है कि 2-3 लोग मुद्दों पे कब्जा करके बैठे रहे, और जो जनता है, असली जनता जो स्ट्रगल कर रही है, उसके लास्ट टाइम पे जब स्ट्रगल का उनको फल मिलने लगे तो उनको छीन के धक्का मार के पीछे करके खुद सारा फल ले लो। अच्छा, अंत में केवल इतना पूछना चाहेंगे, जो इस प्रकार से अभद्रता आर्मी के साथ या पुलिस के साथ, हमारे सुरक्षा बलों के साथ करता है और अपने आप को जेनजी बता देता है, ऐसे लोगों को अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि भले ही आपके घर में आर्मी से या पुलिस बैकग्राउंड से कोई ना गया हो, लेकिन आप लोगों में इतना करेज भी नहीं है कि आप वो स्ट्रगल, वो सैक्रिफाइस समझ सको। और अगर आप नहीं समझ सकते तो वो ठीक है, हर कोई उस टाइप का सैक्रिफाइस अपने देश के लिए नहीं कर सकता, अपने वतन के लिए, अपनी माँ भारती के लिए नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ, नहीं कर सकते आप सैक्रिफाइस, लेकिन इट डज नॉट गिव यू द राइट टू इंसल्ट समवन एल्सेस सैक्रिफाइस। एक माँ का जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत सपने सजाती है कि डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी। कभी शायद कोई माँ होगी जो कहेगी कि मैं अपने बेटे को सेना में भेजना चाहती हूँ, क्योंकि सेना में भेजने का मतलब है पता नहीं दोबारा वापस आएगा कि नहीं आएगा। जिस लड़की की सगाई होती है एक आर्मी ऑफिसर के साथ में, उसके हमेशा मन में रहता है पता नहीं मेरा पति वापस आएगा कि नहीं आएगा ड्यूटी में। हमने कितने सारे केसेस देखे जिसके अंदर में माओ के बेटे मर गए सरहद पे भारत की रक्षा करते करते। तो इस धरती के ऊपर ना उन माओं का, उन पत्नियों का, उन बहनों का, उन पिताओं का बहुत बड़ा एक डेप्थ चढ़ा हुआ है, और वो डेप्थ आपको और मुझ जैसे युवाओं को चुकाना है। बाय वर्किंग फॉर द नेशन हम सरहद पे नहीं जा सकते, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए यूथ अपने आप को नेशन के लिए बिल्ड करके, नेशन के लिए काम करके उस डेप्थ को थोड़ा तो चुका सकती हूँ। और शायद देश के युवा को समझना चाहिए कि अगर आप ऐसा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस डेप्थ को चुकाने के लिए कोशिश कीजिए, और इस टाइप के एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट मत कीजिए, इनको एक्सपोज कीजिए जैसे आपने इस महिला को एक्सपोज किया। चलिए, आप लोगों ने सुना किस प्रकार सोनाक्षी जी ने अपने विचार रखे। आप भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।